अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ में खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, महंगाई ने अवाम का भुरकस निकाल दिया है और रिलीफ का कोई सामान नहीं है। IMF के आगे बेबस हुकूमत सारा मलबा अवाम पर गिरा रही है। मजीद तशवीश की बात यह है कि बरामदात में तशवीशनाक हद तक कमी भी वाक़ हो चुकी है और इस वक्त ये सूरत हाल है पूरे मुल्क में। खाने पीने की बुनियादी अशिया, आटा हो, चीनी हो, दालें हो, उनमें होशरुबा इजाफा हो रहा है। लेकिन तशवीश की बात यह है कि अब चंद दिन बाकी रह गए हैं। रमज़ानुल मुबारक भी इसी मार्च के आखिर में आगाज़ जिसका होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 18-19 दिन बाकी हैं। उससे पहले महंगाई की यह हालत है तो रमज़ानुल मुबारक में सिचुएशन क्या होगी, इस बात का अंदाज़ा आप हुकूमती अदम तौजी से लगा सकते हैं। इस वक्त कीमतों की सूरत हाल क्या है, मामला क्या है, हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। सलाउद्दीन अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, मोहम्मद गजनफर कोयटा की सूरत हाल से आगाह करेंगे और पेशावर में क्या सिचुएशन है वो जानेंगे नवाब शेर से। तो सबसे पहले सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा महंगाई, कराची की बात कर लेते हैं। सलाउद्दीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलाउद्दीन, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त बुनियादी अशिया की कीमतों में? आज बिल्कुल जो है महंगाई इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। गरीब आदमी परेशान है। अशिया ज़रूरिया की अगर हम कीमतों की बात करें, सब्ज़ी हो, आटा हो, चिकन हो, जो ज़रूरत है रोज़ाना की आम आदमी की, उसकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो यहाँ पर जब सब्ज़ी के रेट मालूम किए तो वो भी इस हद तक ज़्यादा हैं कि आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो ख़रीदार भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आप बताइएगा कि ये जो महंगाई है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ज़रूरत अशिया जो है इस पर आप देखिए, महंगाई के हवाले से अगर बात करते हैं तो अगर डॉलर को लो, डॉलर के बाद पेट्रोल पे आते हैं, पेट्रोल के बाद ट्रांसपोर्ट पे आते हैं, तो हर चीज़ महंगी है। महंगी से मुराद अगर ग्रोसरी लेते हैं आप तो वो महंगी है, चिकन लेते हैं तो वो महंगी, बीफ लेते हैं तो वो महंगी, मिल्क शेक लेते हैं तो वो महंगी। आप किस किस चीज़ से महंगाई से निपटेंगे? यहाँ तक कि दिहाड़ीदार मजदूर तबका तो इस तरीके से डिस्टर्ब है जिसकी कोई इंतहा नहीं। महंगाई की वो हालत है कि इंसान यूँ तो बास टाइम तो लोग कहते हैं यार ख़ुदकुशी करने के वक्त आ चुका है लोग, और दिहाड़ीदार तबके का तो वो रीज़न है बेचारे का, अगर वो रोज़ाना 500, 600, 700, 800 रुपये कमाता है तो अगर रेंट के मकान में रहता है उसका 30,000 उसकी सैलरी या रेंट है तो वो कैसे भरेगा? गैस है, बिजली है, बच्चों की पढ़ाई है। इस तरीके से महंगाई की वो हालत है। लोग परेशानी के बाद महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज भी करते हैं लेकिन इसका कोई प्रॉपर हल नहीं आ पाता। लिहाजा आवाम से, गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है, काइंडली खुदारा इस पर कंट्रोल करें, वरना गरीब आदमी मरता है, मरता रहेगा, मरता चला जाएगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आपने सुना कि आप लोगों का क्या रद्द अमल है। लोग कहते हैं कि महंगाई जो है वो उनकी जो पहुंच से इस वक्त आम अशिया की जो ज़रूरी अशिया है वो उनकी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। अगर सब्ज़ी खरीदने नहीं खरीद पाते, सकत नहीं है। आटे की अगर वो कीमत की बात करें तो आटे की कीमत। सलाउद्दीन, आप हमारे साथ रहिएगा, इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नवाब शेर। पेशावर में क्या सिचुएशन है? और नाजरीन, सिर्फ ये मामला आम अशिया की है, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की बात हो रही है जिनकी कीमतों में इजाफा इस वक्त देखने में आ रहा है। नवाब शेर, क्या सिचुएशन है पेशावर में जो आम दालें, चीनी, आटा, इसकी कीमतों के हवाले से? जी बिल्कुल, पेशावर में बदतरीन महंगाई का सिलसिला जारी है और गरीब आदमी जो है वो फाको और ख़ुदकुशी पर उतर आया है और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आटा जो कि बुनियादी चीज़ है उनकी कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और यहाँ पर 20 किलोग्राम का तेला जो है वो 2500 से लेकर 3000 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर घी की बात की जाए तो घी के कीमतों में भी फ़ी किलोग्राम तक जो है वो 62 रुपये तक इजाफा हुआ है और 500 से लेकर 600 रुपये फ़ी किलोग्राम तक जो है वो घी फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दाल चावलों की बात की जाए तो दाल चावलों की कीमतें भी जो है वो भी मुसलसल बढ़ रही है और चावल की फ़ी किलोग्राम कीमत में जो है वो 70 रुपये तक इजाफा हुआ है। 235 रुपये से लेकर जो है वो 355 रुपये तक इनकी कीमत पहुंच चुकी है। इसी तरह दालों की बात की जाए तो दाल चना की कीमत जो है वो 281 रुपये से 300 रुपये से ज़ायद तक जो है वो 360 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसी तरह लोबिया जो है वो 281 रुपये से लेकर 339 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसी तरह चीनी की बात की जाए तो चीनी की कीमत भी जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है और सब्जियां और फल जो है उनकी कीमतों में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अदरक और लहसुन जो है वो 500 से लेकर
600 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह प्याज जो है वो भी 200 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रहे हैं। जो दीगर सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। और अगर बात की जाए चिकन की, तो चिकन की कीमतों को भी पर लग चुके हैं और पेशावर में ज़िंदा मुर्गी की फ़ी किलोग्राम कीमत जो है वो 445 रुपये तक पहुँच चुकी है, जबकि इनमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और यहाँ पर जब हमने आवाम से बात की है तो आवाम का यही कहना है कि हुकूमत जो है वो रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और उन लोगों का यही कहना है, खासकर जो महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं मजदूर तबके का यही कहना है कि उनकी सारी मजदूरी जो है वो दिन की 700-800 रुपये है। तो उन लोगों का यही कहना है कि वो इससे आटा ले, घी ले, चीनी दे या दीगर घर के अखराजात चलाए। तो उन लोगों का यही कहना है कि वो महंगाई के बायस जो है वो फाको और ख़ुदकुशी पर उतरा है, जबकि उनके मजीद वो हुकूमत से बार बार मुतालबा भी कर रहे हैं कि इनको रिलीफ दिया जाए, लेकिन हुकूमत जो है वो उनको रिलीफ देने के बजाय मजीद महंगाई कर रहे हैं। तो यही वजह है हुकूमत रिलीफ नहीं बल्कि आवाम के लिए मजीद तकलीफ का बायस बन रही है जो सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है। नवाब हमारे साथ रहिएगा, कोयटा की सिचुएशन जान लेते हैं। कोयटा में आटे की कीमत पूरे मुल्क से पहले ही ज़्यादा होती है गज़नफर, और अब क्या सूरत हाल है महंगाई की कि जो रमज़ान मुबारक से पहले कीमतें बढ़ रही हैं? क्या कहना है कोयटा के शहरियों का? जी बिल्कुल, आटे का बहरान तो किसी हद तक कम हुआ है, लेकिन कीमतें अभी भी आटे की ज़्यादा है। 2700-2800 रुपये 20 किलो आटे का थैला मिल रहा है। सब्ज़ी सबसे कम सब्ज़ी का रेट 80 रुपये 100 रुपये है। कद्दू बैंगन जो एक वक्त की रोटी बनाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। मेरे पीछे सड़क है, सड़क के उस तरफ सब्ज़ी मार्केट है। हम देख रहे हैं सड़कों पर ट्रैफिक भी कम नज़र आ रहा है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर तरफ महंगाई का रोना दिखाई दे रहा है। जो शहरी मौजूद है वो परेशान दिखाई देते हैं। ट्रांसपोर्ट के मसाइल हों, स्कूल खुल चुके हैं, बच्चों की ट्रांसपोर्ट के मसले मसाइल हैं, किताबें महंगी हैं, सब्जियां महंगी हैं, घी महंगा है। जिस तरफ भी जाएंगे तो सिर्फ महंगाई की दुहाई देते हुए आवाम दिखाई देते हैं। कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। बताएं क्या मुश्किलात का सामना है? सौदा सल्फ लेने आए, क्या कीमतें देख रहे हैं? हर चीज़ महंगी हुई है। अदरक अभी पता किया 400 रुपये किलो और लहसुन पता किया 600 रुपये किलो। अभी इसके अलावा तो मज़ा ही नहीं आता कोई चीज़ पकाने का। ये सब्ज़ी है, कद्दू है, प्याज है, 150 रुपये किलो चल रहा है। अभी पता नहीं क्या कर रही है हमारी हुकूमत। आपने देखा कि एक वक्त का खाना अगर सिर्फ कद्दू पकाया जाए तो 80 रुपये किलो कद्दू मिल रहा है। अब 100 रुपये 150 रुपये के प्याज है, 50 रुपये के टमाटर है, घी 650 रुपये किलो है। एक पाव अगर घी भी लें तो 200 रुपये का घी है। सिर्फ सब्ज़ी पकाने के लिए इस वक्त 1000 रुपये, एक वक्त की रोटी के लिए 1000 रुपये आपकी जेब में होना ज़रूरी है। जबकि हम यहाँ पे मज़दूर तबका है वो तो बिल्कुल मांगने पर आ चुका है। लेकिन हुकूमत की तरफ से अगर सूबाई हुकूमत के इक़दाम देखें तो रेट लिस्ट भी दिखाई नहीं देती। हर ठेले पे हर दुकान पे सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कोयटा की। आपका बहुत शुक्रिया। सलाउद्दीन अली कराची से हमारे साथ मौजूद थे और नवाब शेर ने हमें आगाह किया पेशावर में महंगाई की सिचुएशन से। इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मीर मोहम्मद अली खान साहब। बहुत शुक्रिया मीर महक आपके वक्त का। इस वक्त हफ्तावार महंगाई की जो शरह निकली है उसमें आपने देखा 41% इजाफा है। और हुकूमत का कल आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, अगर आपके पास वक्त था। वज़ीर ख़जाना उन्होंने सारा मलबा पिछली हुकूमत पर डाला कि ये ज़िम्मेदार हैं। तो 10 महीनों में क्या हुकूमतें चीज़ें बेहतर नहीं कर पाती हैं कि वो पिछली हुकूमतों को ही ज़िम्मेदारी ठहराई जा सके? सब में पहले तो अल्लाह मुझे इतनी फरागत दे कि मैं इस अक़दार की कॉन्फ्रेंस सुनूं, और अगर इतनी फरागत अल्लाह मुझे देता है तो मैं कोई और बेहतर काम कर लूं। बहरहाल देखें, ये हुकूमत आई थी ये कहकर कि हम पुरानी हुकूमत बहुत गंदी थी। जो 12% इन्फ्लेशन थी उसको 40% कर दिया। जो 16 अरब डॉलर्स के रिजर्व्स थे उसको 3 अरब डॉलर कर दिए। हालत ये हो गई है अब कि मुझे अब ऐसे लगने लगा है कि इस मुल्क में कभी इनको शहरियों से, आवाम से मोहब्बत थी ही नहीं। देखिए, अगर अपनी गलती को मानकर स्टेप असाइड हो जाना, रिजाइन कर देना, इसमें ना आपकी इज्जत में कमी आती है ना आपकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म होती है। क्योंकि पूरी दुनिया में ये होता है, आपकी इंडिविजुअल सियासत शायद ख़त्म हो जाए इस अक़दार की, मगर नून लीग की सियासत तो कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर इस तरीके से वो रिज़ाइन कर दें शायद इज्जत ही बढ़ जाए।
इनके हाथ से ये चीजें निकल चुकी हैं। ये आप मेरी बात को लिख लीजिएगा, ये रातों रात भाग जाएंगे, क्योंकि मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, मैं ये देखकर कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि इन्होंने हमेशा इसी तरीके से किया है। अब जो डॉलर 24 रुपए बढ़ा है 2 दिन के अंदर, ये हमेशा आप याद रखिएगा कि डॉलर के बढ़ने के तकरीबन 2.5 से 3 हफ्ते के बाद, बल्कि 4 हफ्ते के बाद महंगाई का उस पर असर होता है, क्योंकि वो सप्लाई चेन की पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। जो पहला वाला माल आया हुआ होता है वो बिक चुका होता है, अब नया माल लाने के लिए नए डॉलर रेट पे आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। और इत्तेफाक से इस दफा वो टाइमिंग आएगी रमजान के अंदर, तो अल्लाह ही हम पर रहम करे कि इस रमजान में, वैसे भी हम पाकिस्तान जो है दुनिया के चंद उन ममालिक में से है जहाँ पे रमजान में कीमतें बढ़ाई जाती हैं, और जिनको हम काफिर कहते हैं उनके यहाँ तो 30-40% कीमतें कम कर दी जाती हैं। वेस्ट के अंदर जहाँ पे थोड़े से मुसलमान रहते हैं, मगर उनके लिए भी आज भी कुछ सिचुएशन ये ऐसी ही नजर आ रही है कि बार बार ये कहा गया कि गरीब आदमी पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा, जो हम टैक्सेस लगा रहे हैं वो अमीर आदमी पर। जीएसटी के हवाले से तो आपने देख लिया 25% कुछ अशिया जो लग्जरी आइटम्स है वो हैं, लेकिन आम आदमी पर जब 17 से 18% के जीएसटी हुआ है, 3% बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, तो क्या ये एक आम आदमी पर इफेक्ट नहीं करता है मीर साहब? ये आम आदमी ही पर इफेक्ट करता है। देखिए, जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है, 300 बेसिस पॉइंट मजाक नहीं है। मैंने जिंदगी में कभी सुना नहीं कि 30 पॉइंट उस मुल्क में बढ़ाई जाएं जहां लिटरली दिवालिया ना हो गया हो। रशिया में बढ़ी है, टर्की में बढ़ी है, अर्जेंटीना में बढ़ी है, वेनेजुएला में बढ़ी है, मेरी जिंदगी में जो मैंने देखा है। तो खैर अल्लाह ही माफ करे, मगर ये मतलब हम दिवालिया हो चुके हैं इस वक्त। दिवालिया डिफॉल्ट नहीं होता है, दिवालिया उसको कहते हैं कि जब आपके पास अपने लोन्स पे बैक करने की कैपेसिटी ना रहे, आपके पास दूसरी जो हुकूमत चलाने की चीजें होती हैं वो ना रहे। अब इसका असर सिर्फ आम आदमी पर पड़ेगा। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, 17 से 18% कर देना, और दूसरी जो आपने 25% की बात की जीएसटी में, उसमें सारे लग्जरी आइटम्स नहीं है। 850 सीसी की गाड़ी भी है। 850 सीसी की गाड़ी आपके ख्याल में लग्जरी आइटम है? लग्जरी आइटम तो BMW, मर्सिडीज, दूसरे बड़ी गाड़ियां होंगी, बुगाटी, जो भी, अगर वो तो यहाँ नहीं आती। तो ये हर तरीके से हो रहा है। यहाँ पर ये टैक्स, जिस दिन ये मुझे ये कहे ना कि हमने 2.5 लाख से टैक्स नेट बढ़ाकर 15 लाख लोगों का कर दिया है, या 25 लाख से बढ़ाकर 70 लाख लोगों का कर दिया, एक मिसाल दे रहा हूँ, उस दिन मैं कहूंगा कि ये बोझ गरीबों पे नहीं आ रहा बल्कि अमीरों पे जा रहा है। हमारे मुल्क में ये सियासी अल्फाज बन चुके हैं कि ये बोझ अमीरों पे जाएगा, गरीबों पे नहीं आएगा। मुझे दिखा दीजिए कौन सा बोझ है जो आज तक गरीबों पर नहीं आया हो। अच्छा मीर साहब, तो यहाँ आपकी बात में एक सवाल है। IMF ने कहा था कि आप गरीबों पर बोझ ना अमीरों पर, क्योंकि IMF ने तो मामला टैक्स के हवाले से तो हमारे लिए आसान होता है, हम GST बढ़ा देते हैं, पेट्रोलियम लेवी का इजाफा हो गया, इन चीज़ों में चले गए। लेकिन सर क्या वजह है कि आमदन के ऊपर टैक्स नहीं बल्कि GST में इजाफा किया गया? ये काम आसान होता है कि ये कर लिया जाए, और आमदन पर टैक्स, ज़राअत पर टैक्स, बहुत से सर्विसेज के हवाले से जो चीज़ें हैं वो है प्रोफेशनल लोगों पर टैक्स, उसकी तरफ नहीं जाया गया। इसकी क्या वजूहात? इसकी वजूहात काहिली है, इसकी वजह लेजीनेस है, क्योंकि GST तो आप आज रात को बढ़ाकर और अगले मिनट से कलेक्ट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके सारे पॉइंट ऑफ सेल्स जो हैं, दूसरी चीजें हैं, वो FBR से कनेक्टेड है। इसमें मेहनत की जरूरत ही नहीं है। आपको अगर 1 लाख टैक्स पेयर्स भी बढ़ाने हैं तो उसमें जहानत और मेहनत दोनों की जरूरत है, उसमें ईमानदारी की भी जरूरत है, उसमें मेरिटोक्रेसी की भी जरूरत है, उसमें दूसरी चीजों की भी जरूरत है। GST बढ़ा देना तो ऐसे है कि कोई बीमार अस्पताल पहुंचे और उसका इलाज करने के बाद उस बजाय उसको गोली मार दी जाए कि यार अब इलाज क्या करेंगे, ये मरने ही वाला था, तो इस पर ऐसा करते हैं, जहर का इंजेक्शन दे देते हैं।
इसकी तकलीफ को, इस तकलीफ से इसको आजाद कर देते हैं। जीएसटी बढ़ाना उस चीज के मुतरादिफ है। आप किसी भी फाइनेंशियल आदमी से पूछे, he doesn't have to be an economist with a PhD। जीएसटी दुनिया में लोगों को, अगर हुकूमतों को जीएसटी बढ़ाना होता तो हर हुकूमत 40% जीएसटी, 25% जीएसटी करके अपनी मुमालिक चला रही होती। जीएसटी वहां बढ़ाया जाता है जहां आपके हाथ से चीजें निकल गई हैं और आपका टैक्स कलेक्शन का नेटवर्क इतना खराब हो चुका है कि आप रातों रात टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते, मगर रातों रात आप इस तरीके से कलेक्ट कर सकते और उसका असर हमेशा कंज्यूमर पे आता है। और हमारा मुल्क एक कंज्यूमर सोसाइटी है। लिटरली कौन सी चीज है जिसपे आप जीएसटी नहीं पे कर सकते? एक गरीब आदमी 100 रुपए का मोबाइल भी ऐड करता है, मोबाइल का बैलेंस भी ऐड करता है, तो उस पर जीएसटी है। सिर्फ नाम के ऊपर जीएसटी नहीं है, क्योंकि वो ढाबे हैं, ढाबों पे रसीदें नहीं मिलती, वरना तो, मगर जो वो आटा खरीदता है उसमें भी जीएसटी है, जिसको रोटी बनाकर वो बेचता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केसीसीआई के प्रेसिडेंट मोहम्मद तारिक साहब। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक्त का। तारिक साहब, ये जो सिचुएशन इस वक्त है कि जीएसटी में इजाफा 300 बेसिस पॉइंट्स में 2 दिन पहले इजाफा कर दिया गया, उसके बाद जो कारोबारी तबका है वो क्या सोच रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 300 पॉइंट का इजाफा जो है वो अपनी जगह है, लेकिन उसी दिन जो 18 रुपए 75 पैसे डॉलर इंक्रीज हुआ और कल वो फिर 6 रुपए जो है वो डेप्रिशिएट हुआ। ये जो वोलेटाइल सिचुएशन प्रिवेल कर रही है हमारे मुल्क के अंदर, ये एक बहुत बड़ी रुकावट बनती जा रही है कारोबारी एक्टिविटी में। लोगों को अंदाजा ही नहीं हो पा रहा कि वो अपनी अशिया की कीमत का तयन किस डॉलर रेट पे, किस कॉस्ट पे करें। इन्फ्लेशन अपनी जगह है, इंटरेस्ट रेट अपनी जगह है, डॉलर एक दिन में 12.5% के अगेंस्ट इम्प्रूव किया। 12.5%। आप गौर फरमाएं कि ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है किसी भी प्रोडक्ट की तैयारी में। और अगर ये इसी तरह अनसर्टेनिटी डॉलर वैल्यू की चलती रही, कारोबारी लोग जो है वो काम करने में हद से ज्यादा रिलक्टेंट हो जाएंगे। सही। तो ये जो इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि आईएमएफ के मामलात क्लियर होने के बाद, मुआहिदा होने के बाद सिचुएशन बेहतर हो सकती है तारिक साहब? देखिए, बात यह है कि हम तो रोजाना के बेसिस पे जो ऑब्जर्वेशन है उस पर बात कर रहे हैं। अब आईएमएफ का एग्रीमेंट कब होता है ऑलरेडी द नेगोशिएशंस आर टेकिंग वेरी लॉन्ग। बहरहाल उसमें अपनी रुकावटें होंगी और मसलियतें होंगी, लेकिन जब इसकी फाइनल शक्ल बन जाएगी तो फिर मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो फैक्टर्स जो इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर में डॉलर वैल्यू की जो बात है उसमें काफी कंसर्न शो करता हूं। मेरे इल्म में है कि पाकिस्तान के एक बड़े लार्ज मैन्युफैक्चरर ने अपनी सेल बंद कर दी है लोकल मार्केट में, सिर्फ इस वजह से कि उन्हें ये नहीं पता कि तयन किस कीमत पर करें। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन जो है उसी में परेशान बैठे हुए हैं बिजनेसमैन। मीर महक साहब ने हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि अगर ये मुआहिदा हो भी जाता है तो सिचुएशन कंट्रोल या बेहतर नहीं हो पाएगी। किन वजूहात की बिना पर मीर साहब? देखिए, सबसे पहले तो आईएमएफ के 1.2 बिलियन डॉलर से हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला था। आईएमएफ के 1.2 बिलियन डॉलर से ये होता है कि जब आईएमएफ का स्क्रूटनी का जो प्रोसेस होता है वो इतना सख्त होता है कि दूसरे ममालिक सेटिस्फाइड हो जाते हैं हमें और पैसा देने से पहले कि अगर आईएमएफ ने हमें इस स्क्रूटनी के थ्रू गुजारा है तो सही तरीके से सब चीज़ों की जांच पड़ताल की होगी। अब इतनी देर हो चुकी है कि देखिए, अब अगर ये कर भी लेंगे तो सऊदी से 3 बिलियन, चाइना से 2.5 बिलियन और डॉलर आ जाएगा। हमारी तो एलसीसी 7.5-8 बिलियन डॉलर की फंसी हुई है। 19.2 बिलियन डॉलर्स तो हमें करंट अकाउंट डेफिसिट और पेमेंट्स के लिहाज से अगले 11 महीने के अंदर चाहिए। सर पे इलेक्शन है, कौन बाहर की हुकूमत एक 4 महीने की हुकूमत को 25-30 बिलियन डॉलर्स का कर्जा देगी या इमदाद देगी? तो मेरे ख्याल में ये बात अब इनके हाथ से निकल चुकी है। सिंपल से इलेक्शन कराए, 5 साल का मैंडेट दें, जो जीतता है वो 5 साल के लिए हुकूमत करेगा और उस हुकूमत से दूसरी ममालिक आसानी से
एक स्टेबल गवर्नमेंट के साथ वो मुआहदे कर सकेंगे। अच्छा, लेकिन मीर साहब जैसे अभी तारिक साहब बात करते हैं, यानी कि चैम्बर्स के लोग रोज़ाना की बुनियाद पर परेशान हैं, बड़े स्केल के जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद हो रही है, बेरोज़गारी की सूरत हाल है। इस सारे अमल में जब ये आज से 10 महीने 10.5 महीने पहले हुकूमत संभाली गई थी, उस वक्त ये प्लान कुछ नहीं था। उस वक्त तो ये था कि मुल्क में महंगाई है इसलिए ये हुकूमत हटाई जाए। इमरान खान साहब हट गए, अब ये हुकूमत आई, तो क्या कोई प्लानिंग नहीं थी? ये तो तजुर्बाकार लोग थे, ये तो कर सकते थे, ऑलरेडी कर भी चुके थे, तो क्या वजूहात थी तो उस वक्त कर नहीं पाए? तजुर्बाकार थे सर वो तो ये कहते हैं ना मीर साहब कि तजुर्बाकार थे ना भाई। हुआ ये है कि सारे नकाब उठ गए हैं, सरकती जाए ऐसा सरकता जाए ऐसा से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, या तो एक झटके में घर सर से सारे नकाब उठ गए। ये एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इसका भी बहुत बड़ा अल्लाह ने नकाब रखा हुआ था। बहुत अच्छी मईशत संभाल लेते हैं, उसका भी एक नकाब अल्लाह ने रखा हुआ था, मगर सारे नकाब उठा दिए गए हैं। तो अगर आप इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे एज अ पीएम, तो पाकिस्तान को इस हालत पे क्यों आने दिया? अगर मईशतदान आप इतने अच्छे थे तो ये आप संभाल क्यों नहीं सके? अगर आप इतने ज़हीन मईशतदान थे तो आप उस जगह आते ही नहीं जहां आपको पता है कि यहाँ से सिचुएशन वर्स से वर्स होती जाएगी। आज तक कल का आप इसहाक डार का इंटरव्यू देखें, तकब्बुर की हद देखें, तकब्बुर की हद देखे, झिड़क के सहाफी को कह रहे मैं क्यों इस्तीफा दूं। मतलब इस शख्स को अभी तक ये नहीं समझ आया है कि ये जो मुल्क की मईशत का हाल किया है ये इन्होंने किया है, मैंने या आपने नहीं किया है। ये तकब्बुर जब इतना हो जाता है ना तो आपको अपनी नाक से आगे कुछ नहीं नजर आता। तो इन्हें तो मेरे ख्याल में अपनी नाक भी नजर नहीं आ रही इस वक्त। सही। अच्छा तारिक साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, पहले हमने ये देखा कि जब पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट एक सेक्टर की चले हम बात करते हैं टेक्सटाइल में, तो एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गई क्योंकि मुसाबकती जो कीमत थी इलाकाई तौर पर वो यहाँ कदरे कंट्रोल हुई, उस वजह से अब गैस की कीमतों में भी इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, फ्यूल की कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा हो रहा है तो वो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है या समझ लें कि स्मॉल मीडियम जो इंडस्ट्रीज चल रही थी, क्या वो प्रोडक्शन और ये चीज़ें नहीं कर पाएगी? ये कैसी सिचुएशन बनेगी तारिक साहब? जी, इस वक्त पोजीशन ये है कि मल्टीपल फैक्टर्स चल रहे हैं। गैस की शॉर्टेज फरवरी तक चली, उसके बाद प्राइसेस बढ़ गई हैं, और साथ साथ जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि वैल्यू ऑफ द गुड्स का असर्टेशन नहीं हो पा रहा। जी हाँ, ये देख रहा हूँ कि एक्सपोर्टर्स जो हैं वो भी परेशान हैं, और कल मुझे रिपोर्ट मिली है कि जो वीविंग सेक्टर है उन्होंने भी इन नए गैस के रेट्स पर अपनी रिजर्वेशन का और अपनी वर्केबिलिटी पर तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 15 दिन में गैस का इम्पैक्ट, बिजली का इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव असर डाल देगा मईशत पे, और इस पे आई डोंट नो क्या हो रहा है कि अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही, कॉस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स बढ़ती रही, तो हम क्या compete कर पाएंगे अपने कंपटीटर्स के सामने डॉलर की वैल्यू में? क्योंकि जब हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें इंपोर्ट का भी एलिमेंट होता है, वो डॉलर रिलेटेड है, गैस का भी एलिमेंट होता है, बिजली का भी एलिमेंट होता है, अदर ऑक्सिलरीज का भी एलिमेंट होता है, और ये हर चीज को जब हम कपल कर लेते हैं तो कीमत बढ़ चुकी होती है। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक्सपोर्ट में कोई डिक्लाइन खुदा ना खास्ता ना आ जाए। ये बहरहाल अलार्मिंग सिचुएशन होगी। मीर साहब, आखिर में मैं हल कोई है सर, या सिर्फ और सिर्फ आप बस बैठे हैं कि इलेक्शन हो तो हल हो? करीब में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हल की जानिब हम जाएं? देखिए, बास चीज़ों का हल, जैसे खुदा न करे कैंसर का हल सर्जरी और सिर्फ कीमोथेरेपी होता है, इसी तरीके से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आई हो, वहां पर सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को आप रिटर्न कर दें तो मेरे ख्याल में जब जनरल इलेक्शंस अनाउंस हो जाए, अगर आज हो जाए, तो आप देखिए कल 40-50 रुपए 3 दिन में, 4 दिन में 60 रुपए तो डॉलर वैसे ही गिर जाएगा। ये इसमें किसी पार्टी से मोहब्बत की बात ही नहीं है। इलेक्शन कराएं, जो जीत सकता है जीतने दें उसे।
जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते हैं कि वो आप शायद एक पार्टी का साथ दे रहे हैं। भाई अगर आप जीत सकते हैं तो जीते, सर आंखों पे जीते। पाकिस्तान किसी भी सियासतदान से ऊपर है। इस वक्त बात पाकिस्तान की बका की आ गई है, लिटरली फाइनेंशियल बका से हमारी सलामती अटैच्ड है। तो इस वक्त तो मुझे कोई दूसरा हल नजर नहीं आ रहा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए हमें। और दूसरी चीज, वो तो सर 5 साल की हुकूमत आएगी तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मामलात होंगे। बाहर से जितने भी कंट्रीज हैं जो IMF की मॉनिटरिंग को देख रहे हैं, उसके बाद ही वो लोग देंगे। 2, 4, 5, 6, 8 महीने की गवर्नमेंट को तो कोई भी इस तरह से वो नहीं देगा। बहुत शुक्रिया मीर मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद। अशियात और मोहम्मद तारिक साहब KCCI के सदर वो भी हमारे साथ मौजूद थे। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। बस नज़र ये रखिए कि इस वक्त रमज़ान मुबारक से पहले जो कुछ होने वाला है महंगाई में, अल्लाह ताला पाकिस्तानियों पर रहम करे। अल्लाह हाफ़िज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। उफ क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।